जिस तरह से देखें कि रुझान अब आने शुरू हो चुके हैं और विशाल मैं आपके पास आऊंगी और जिस तरह से देखें कि आज 5 राज्यों के नतीजे सामने आ रहे हैं, इसके बाद कहीं ना कहीं अपनी अपनी जो ये जीत है वो स्थायी है या अस्थायी है, ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन आज के नतीजे क्या सिर्फ जिस तरह से देखें जाति धर्म के आधार पर आएंगे या फिर मुद्दों के आधार पर जो असल मुद्दे जमीनी स्तर पर रहे हैं? अजय, देखिए, अगर हम मुद्दों की बात करें तो पश्चिम बंगाल हो या फिर दूसरे सभी राज्य हैं, जनता के लिए जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज रखती है वो मुद्दे होते हैं। जी हालांकि राजनेताओं के लिए हम जरूर कह सकते हैं कि जाति एक बड़ा मुद्दा बना दिया जाता जी है, लेकिन जो आम जनता है वो चाहती है कि उनके जो गली मोहल्ले के काम है वो पूरे हों, जो उनके रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें सुधार आए। और ये सुधार कैसे आएगा? जब उनका जो चुनकर नेता जो सदन में गया है वो उनके लिए काम करेगा। तो इसलिए आम जनता जो है वो जातिगत राजनीति से परे होकर जो है मुद्दों पर बात करती है। और जी मुद्दों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे जनता जूझ रही है। तो जनता भी कहीं ना कहीं जो अलग अलग हिस्से हैं, क्षेत्र हैं, वहां पर जनता के बीच में एक अलग माहौल बना हुआ है। कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि परिवर्तन वहां आए, कई ऐसे भी लोग हैं जो मौजूदा जो सरकार है उसी को रिपीट वापस देखना चाहते हैं। लेकिन स्थिति यहाँ पर यह है कि सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल होती है जिसमें हम देखते हैं कि जनता जो है वो कहीं ना कहीं एक डर के माहौल में भी जीती हुई नजर आती है, क्योंकि गुंडागर्दी जो है वो अपने चरम पर रहती है। इसके आरोप बीजेपी द्वारा भी लगाए जाते हैं। वहीं टीएमसी का यह आरोप रहता है कि जो नफरत का माहौल है वो बीजेपी की तरफ से फैलाया जाता है। लेकिन दोनों पक्षों की हम बात करें तो आज देखना होगा कि जो भी अभी तक मेहनत दोनों पार्टियों ने की है पश्चिम बंगाल के जी चुनाव में, उसका जो सफल परिणाम है वो क्या निकलता है, किसके पक्ष में निकलता है। हालांकि अभी रुझान जो है, शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं और उससे पहले ही बीजेपी के नेता हो या फिर टीएमसी के नेता हो, अपने अपने उनके बयान भी सामने आ रहे हैं और अपनी जीत का दावा जो है ठोका जा रहा है। अब बिल्कुल अपनी अपनी जीत का दावा तो यहाँ सब ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जीत किसकी तय होगी ये अब से कुछ ही समय में पता चल जाएगा। शुरुआती रुझान शुरू हो गए हैं। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि आज के नतीजे सिर्फ सरकार नहीं बनाते बल्कि भविष्य की राजनीति भी तय करते। कहीं ना कहीं 3 स्टेट्स का अगर जिक्र करें तो बीजेपी पूरी श्योरिटी के साथ दावा कर रही कि वही आएगी। देखिए, जो शुरुआती रुझान आए हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट खुले हैं और उसके बाद अब ईवीएम की बारी है। कुछ देर में ही 1-2 मिनट में ही ईवीएम भी खुलेंगी। लेकिन जी ये जानकारी जो खास तौर से पश्चिम बंगाल में रुझानों में जो एक बड़ी फाइट देखने को मिल रही है टीएमसी और खास तौर से बीजेपी के बीच है, तो ये जरूर है कि एक बड़ा मुकाबला तब्दील होता नजर आ रहा है पश्चिम जी बंगाल का। असम में बीजेपी बढ़त बना रही है, शुरुआती रुझान में ये कहा जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा बढ़ेगा तब ये तस्वीर असली साफ होगी। इधर केरल में यूडीएफ गठजोड़ जो कांग्रेस के नेतृत्व में है, वो सरकार बना सकता है, रुझान में वो आगे है। लेकिन दूसरी तरफ तमिलनाडु में टीवीके यानी जो बीजेपी की पार्टी है वो भी एक त्रिकोणीय समीकरण बना रही है। लिहाजा एक दिलचस्प मुकाबला तमिलनाडु में भी देखने को मिल सकता है, जो जी शुरुआती रुझान उस ओर इशारा कर रहे हैं। तो एक केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, जहां पर एनडीए की वापसी हो सकती है, ये अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ का अभी रुझान आना बाकी है। दूसरी तरफ अगर देखें तो जया, ये जो मुकाबला लड़ा गया और जी उसके बाद जिस तरीके से इस मुकाबले के बाद आज मतगणना का एक बड़ा दिन है, तो यहाँ पर ये तस्वीर साफ होगी। लेकिन इसका दूरगामी राजनीति पर जो असर पड़ने वाला है जी वो न सिर्फ इंडिया ब्लॉक के बीच जो गठबंधन के समीकरण है उसको यहाँ पर नए सिरे से परिभाषित करता हुआ नजर आने वाला है, बल्कि केंद्र की सत्ता में बीजेपी की मजबूती जो है वो बढ़ेगी, इस ओर भी इशारा कर रहा है। क्योंकि वो असम में अपनी सरकार बरकरार रखेंगे, जी ये संकेत मिल रही हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल में सरकार बना सकती है बीजेपी, ये संकेत मिल रहे हैं। तो ये एक बड़े उत्साहवर्धन संकेत है जो केंद्र में मौजूद बीजेपी के लिए आगे की राह आसान करेंगे और आगामी जो चुनावी राज्य हैं उनके समीकरण पर भी असर डालेंगे। क्योंकि बिल्कुल राज्यों का जो चुनावी समीकरण होता है वो कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति को प्रभावित करता है। और इस लिहाज से यहाँ पर राज्यों को विशेष फोकस करते हुए बीजेपी ने हाल के दिनों में बड़े राज्यों को जीता है। चाहे वो बिहार की बात करें, जो पिछले बिल्कुल चुनाव में मुकाबले में जिस तरीके से एक बड़ा प्रचंड जनादेश उनको मिला। इसके अलावा अगर देखें तो कई राज्यों में उन्होंने चौंकाने वाले रिजल्ट देते हुए सरकार बनाई है। तो ऐसे में जो यहाँ पर अब जो नए उनके जो नई पीढ़ी के नेता आए हैं वो अब मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं। यानी अगर देखें आप, नीतीश कुमार केंद्र में वो आए हैं, यानी राज्यसभा सांसद बने हैं।
तो सम्राट चौधरी को लाया गया है। तो अब द्वितीय पंक्ति के नेता भी अब मुख्यमंत्री बन रहे हैं, नए समीकरण गढ़ रहे हैं और ये दूरगामी राजनीति का एक ऐसा अध्याय शुरू हुआ है जिसके अपने रणनीतिक मायने हैं, क्योंकि आगे जो लोकसभा चुनाव होना है 2029 में, उसकी पटकथा लिखते हुए ये राज्य के चुनाव नजर आ रहे हैं और इन राज्यों के चुनाव का जो परिणाम होगा वो केंद्र के समीकरणों पर असर डालेगा और इसलिए इससे एक नई जो इबारत है वो लिखने की कोशिश यहाँ पर इस चुनावी मुकाबले में बीजेपी नजर आई है और इसलिए जहां वो असम में अपनी सरकार बरकरार रख सकते हैं तो दूसरी तरफ बंगाल में वो सत्ता हासिल कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं केंद्र के स्तर पर एक बड़ी बहस छेड़ती नजर आएगी ये अगर जीत जाती है बंगाल को बीजेपी। दूसरी तरफ केरल में कांग्रेस अगर वापसी करती है तो उसके लिए एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि ऐसे वक्त जब चुनावी समीकरण में कांग्रेस को सबसे कमजोर माना गया है। लेकिन ये भी काबिल गौर बात है कि एक तरफ तो आपने केंद्र की राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए गठजोड़ बनाकर रखा है, लेकिन जब राज्यों की बारी आती है तो वहां पर पेच फंसता है और कहीं ना कहीं राज्यों के समीकरण अलग रहते हैं। जहां आप केंद्र में एक दूसरे के सहयोगी होते हैं तो राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ जब चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी इसका मैसेज ग्राउंड पर ये देती है कि ये सिर्फ दोहरापन है राजनीति का, जहां पर वो केंद्र में तो एक साथ है लेकिन राज्यों में लड़ाई लड़कर जनता को यहाँ पर वो कमजोर समझ रहे हैं या उनकी समझ पर सवाल उठा रहे हैं, ये बीजेपी आरोप लगाती है। तो ये जरूर है कि इस पर अपने समीकरण पर बहस होती है, लेकिन जब राज्यों का समीकरण असर डालता है केंद्र के समीकरण पर तो उसको लेकर एक नई चर्चा शुरू होती है। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने ये कोशिश जरूर की है कि वो राज्यों में भी एक मजबूत चुनाव लड़ते हुए नजर आए, लेकिन जब जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत रहती है तब घटक दल जो है वहां सीट मांगते हैं, कांग्रेस को लेकर दुविधा में डालते हैं। जैसे कि हमने हरियाणा में देखा है जब आम आदमी पार्टी सीटों के समीकरण को लेकर उलझी नजर आई और उसके बाद इससे पहले जिस तरीके से दिल्ली में गठबंधन नहीं हो पाया और बीजेपी की वापसी हुई, ये कहा गया कि अगर जो अलाइज हैं कांग्रेस के जो इंडिया ब्लॉक में शामिल हैं अगर वो कमजोर होते हैं तो देर सवेर उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, ये रणनीतिकार एक अनुमान लगाते हैं जो कांग्रेस के रणनीतिकार, और इसलिए वो राज्यों में मजबूती पर जोर देते हैं। अगर हाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उन्होंने राज्यों में समीकरण मजबूत करते हुए अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन जो घटक दल बाकी उनके समीकरण बिगाड़ते रहे हैं। और पिछले दिनों जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस नेता अजय माकन की, तब उन्होंने आम आदमी पार्टी पर ये बड़े आरोप लगाए थे जब कि उनकी पार्टी में टूट हुई थी कि वो बी पार्टी है यहाँ पर बीजेपी की, वो फायदा पहुंचाती है बीजेपी को, और उसका उन्होंने आंकड़ों के साथ ये साबित करने की कोशिश की थी कि जो पंजाब में जिस तरीके से समीकरण बने, गुजरात में जिस तरीके से समीकरण बने, ये तमाम चीजें फायदा पहुंचाती नजर आई हैं बीजेपी को, और इसीलिए इस लड़ाई में तीसरा फैक्टर बड़ा अहम हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार हमने देखा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही एक दूसरे पर बीजेपी की बी पार्टी होने का दावा करती आई है, लेकिन अब जिस तरह से देखिए ललित, यहाँ पर जो 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आज आ रहे हैं ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इससे क्षेत्रीय ताकतों का भी पता चलेगा और अलग अलग क्षेत्रों का जिक्र करें तो पूर्व, दक्षिण, पूर्वोत्तर का ये प्रतिनिधित्व करते हैं और राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच ये सीधा सीधा मुकाबला माना जा रहा है। देखिए बिल्कुल, अगर राष्ट्रीय पार्टियों और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच मुकाबले की बात करें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी है जो कि मुकाबला दे रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और अपने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी भी जिन जिन राज्यों में उनके सहयोगी हैं उनके सहयोगियों के साथ लड़ रही है, और जहां पर वो कमजोर स्थिति में है वहां पर वो कम सीटों पर लड़ रही है, जहां वो पूरी ताकत से लड़ सकती है वहां वो पूरी ताकत से लड़ रही है। तो कुल मिलाकर, लेकिन मैं आज एक और विषय पर भी बात करना चाहता हूं जया, कि तमिलनाडु में इस बार जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आया है, उस एग्जिट पोल में जिस तरीके से विजय थलपति की पार्टी को, जिस तरीके से कुछ एग्जिट पोल्स ने अपने आप में ये दिखाया है कि वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, तो ये अपने आप में एक तरीके से तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर से रेवोल्यूशन की तरह है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था एमजीआर वहां पर जब मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त भी जो है हमने देखा था कि एमजीआर जो कि एक अभिनेता थे और उसके बाद अचानक वो जो है उनको चुनाव लड़ते हैं और उनको तमिलनाडु की जनता का ऐसा प्यार मिलता है कि वो मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद वो एक विरासत
लंबे समय तक चलती है। तो सवाल यह है कि क्या जो राजनीतिक दल स्टैब्लिश तौर पर हैं, वो जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और अगर पिछले एक दशक देखा जाए, जी। एक दशक से भी मैं ज्यादा कहूंगा, तकरीबन डेढ़ दशक देखा जाए, तो जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, उसके बाद अगर वहां टीवी के आ जाती है, और जिस तरीके से टीवी के का अगर उदय होता है, तो सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि क्या हमारी पारंपरिक पॉलिटिकल पार्टियां जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही हैं, या जनता को ये महसूस हो रहा है कि अगर उनके सामने एक अच्छा ऑप्शन हो तो वो निश्चित तौर पर उसके साथ जाना पसंद करेंगे। तो इस बार के अगर एग्जिट पोल का नतीजा तमिलनाडु को लेकर मैं कहना चाहूंगा जी। विशेष तौर पर, अगर वो विजय थलपति के पक्ष में जाता है, तो निश्चित तौर पर आप ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक बदलाव आ रहा है, एक जनरेशन जेनजी चेंज हो रही है, जेनजी वाली जनरेशन में अब वोटिंग करने का वो अधिकार मिल रहा है, जी। तो वो अपने आप में काफी बड़ा बदलाव होगा। और देखना ये होगा कि 11 बजे तक क्या वो एग्जिट पोल सही है जिन्होंने टीवी के, अब देखिए टीवी के जो है वो 11 सीटों पर आगे हो गई है, और डीएमके जो है वो तकरीबन 20 से ज्यादा सीटों पर आगे है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा संकेत, अच्छा, मैं इसे अच्छा ही मानता हूं, क्योंकि राजनीति में जी। विकल्प जनता के सामने जब मौजूद है, तो फिर जनता अगर उसको चूज करती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार किसके पक्ष में मतदान आज हुआ है, ये पता बिल्कुल। चलेगा। जी। बिल्कुल, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि 5 राज्यों में किसके पास कौन सा राज्य जाता है। विशाल, अगर यहाँ पर बात करें तो इन नतीजों का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या कुछ असर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि पश्चिम बंगाल हो, असम हो, केरलम हो, पुडुचेरी या तमिलनाडु, जी। इनमें जो भी चुनावी नतीजे आते हैं उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर भी पड़ेगा। और ना केवल राष्ट्रीय स्तर की राजनीति बल्कि आने वाले भविष्य में जो राज्य हैं जहां पर चुनाव होना है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो या दूसरे राज्य हो, वहां पर भी इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। और एक खास लहर जो है वो देखी जाती है इससे। अगर कार्यकर्ताओं की बात करें हम, अगर किसी राज्य में चुनाव कोई पार्टी जीतती है तो जी। उस पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी एक मनोबल बढ़ता है, और उस मनोबल के मदद से जो है दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने की एक अटूट शक्ति जो है कार्यकर्ताओं को भी मिलती है। यहाँ पर अगर टीएमसी की हम बात करें तो टीएमसी के लिए इस वक्त एक अस्तित्व की लड़ाई भी ये मानी जा सकती है, क्योंकि अगर टीएमसी पश्चिम बंगाल में हारती है तो जी। जो हाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हारने के बाद हुआ वही हाल जो है टीएमसी का बंगाल में भी हो सकता है। तो इसलिए काफी मजबूती से टीएमसी जो है अपनी लड़ाई लड़। हाँ बिल्कुल, काफ़ी मजबूती से टीएमसी यहाँ पर अब जोरदार टक्कर देती हुई नजर आ रही है। और पश्चिम बंगाल का जिक्र जैसा कि विशाल आप कर रहे हैं, तो आमने सामने है बीजेपी और टीएमसी, दोनों में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। बहरहाल यहाँ पर प्रदीप, जिस तरह से देखिए कि सरकार के काम पर इस बार मोहर लगी है या फिर कोई भी विकल्प नहीं था अगर टीएमसी जाती है तो? प्रदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारे पास? देखिए जया, जी। जिस तरीके से ये रुझान आने शुरू हुए हैं, एक हाई प्रोफाइल सीट का रुझान मैं आपको बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल की जो हाई प्रोफाइल सीट है भवानीपुर, जिस पर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री वो चुनाव मैदान में है और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी चुनाव मैदान में है। शुभेंदु अधिकारी इस सीट से ममता बनर्जी को हरा चुके हैं, लेकिन इसी सीट से ताल ठोकते हुए ममता बनर्जी एक बार फिर चुनाव मैदान में है। और कहीं ना कहीं ये जानकारी मिल रही है कि ममता बनर्जी यहाँ पर बढ़त बना रही है। शुरुआती ये बढ़त है, जो रुझान आए हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट खुले हैं, अभी जो ईवीएम के जो जी। रुझान है वो आने बाकी हैं। दूसरी तरफ ये एक रेजीनगर जो सीट है, एक बड़ी सीट है, क्योंकि हुमायूं कबीर जिन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक नई बहस छिड़ी है मुस्लिम वोट बैंक को लेकर, और इसको लेकर आरोप लगे। एक वीडियो भी वायरल हुआ था पश्चिम बंगाल के चुनाव के बीच, जिसको लेकर बीजेपी के साथ कथित साठगांठ को लेकर सवाल उठाए गए, और उसके आरोप के चलते जो ओवैसी की पार्टी का गठजोड़ था हुमायूं कबीर के बीच, वो उन्होंने तोड़ने का ऐलान किया था। अब ये समीकरण क्या असर डालेगा, हुमायूं कबीर कितने वोट बटोर पाएंगे या कितना सेंध लगा पाएंगे, क्योंकि वो ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाते नजर आएंगे, जो राजनीतिक अनुमान लगाए जा रही है, और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन हुमायूं कबीर क्या एक बड़ा फैक्टर बन पाएंगे इस मुकाबले में? पश्चिम बंगाल के बड़ा सवाल है। इसका इशारा तो तब मिलेगा जब
रुझान आने शुरू हो जाएंगे और औपचारिक तौर पर ये तस्वीर साफ होगी। लेकिन बंगाल के रुझानों के बीच हुमायूं कबीर ने ये भी कहा है कि अभी स्थिति सामान्य है, थोड़ा इंतजार कीजिए, कुछ अच्छा होगा। यानी वो उम्मीदें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्या ये उम्मीदें नतीजों में तब्दील होगी, बड़े सवाल हैं। बंगाल के बाद अगर हम असम की बात करते हैं जी तो शुरुआती रुझान में बीजेपी लीड लेती नजर आ रही है और यही वजह है कि यहाँ पर सरकार आसानी से वो बना लेंगे, ये अनुमान जताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी बात जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं दक्षिण राज्य तमिलनाडु में, जहाँ टीवी के यानी विजय की पार्टी जो है वो जी अप्रत्याशित हो सकता है उसके पक्ष में कुछ माहौल बने। लेकिन अंतिम रुझान जब आएंगे, नतीजों में तब्दील होंगे, तभी तस्वीर साफ होगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो दक्षिण राज्य में एक और एक्टर का राजनीति के सितारे के तौर पर उदय होगा बिल्कुल और इसमें कोई दो नहीं। भारत में खासतौर से तमिलनाडु में जो एक्टरों का जो राजनीतिकरण होता रहा है उसमें एक बड़ी बाजी वो मार सकते हैं। हमने उनकी चुनावी रैलियों में एक बड़ी जो आजमाइश भी देखी है, लेकिन क्योंकि डीएमके और कांग्रेस का जो स्वाभाविक गठजोड़ था उसको लेकर पसोपेश में थी, कांग्रेस के विजय के साथ गठजोड़ किया जाए या नहीं, और उसके बाद विजय के साथ गठजोड़ नहीं हो पाया था और डीएमके के साथ ही अपने पारंपरिक सहयोगी के साथ ही गठजोड़ बरकरार रखते हुए जी कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतरी थी। दूसरी तरफ अगर देखें तो जो बड़ी भीड़ जमा रही अलग अलग रैलियों में विजय के समर्थन में, क्या वो वोट उनको मिलेगा, ये बड़े सवाल हैं। क्योंकि रुझान जैसे जैसे आएंगे वो तस्वीर साफ करेंगे। लेकिन अगर देखें तो केरल में जो रुझान आ रहे हैं वो यूडीएफ यानी जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है जो जी कांग्रेस की अगुवाई में है, उसकी सत्ता की वापसी हो सकती है, इस ओर इशारा कर रहे हैं। ये राहत की बात होगी विपक्ष खेमे के लिए, खासतौर से कांग्रेस के लिए, कि वो अगर केरल में सरकार बनाते हैं तो एक बड़े सवाल है। और निश्चित जैसे नतीजों में तब्दील होंगे, ईवीएम के रिजल्ट आएंगे, तो एक नई पटकथा लिखते नजर आएंगे। लेकिन जो जया पूरा जो निगाहें हैं वो बंगाल के नतीजों पर है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बंगाल एक प्रदीप ऐसा राज्य है जहां पर एसआईआर को लेकर हमने विरोध देखा, केंद्र की राजनीति पर उसके असर को लेकर पड़ताल होती रही है। तो एक नई इबारत लिखने के लिए क्या बंगाल तैयार है, जैसे कि दावित किए गए हैं। नतीजे जब आएंगे वो तस्वीर साफ करेंगे। लेकिन बंगाल में इस वक्त मतगणना की एक बड़ी जो लड़ाई है वो देखने को मिल रही है और जी इसमें तमाम उतार चढ़ाव भी आप बिल्कुल देखेंगे। प्रदीप जैसे जैसे रुझान नतीजों में तब्दील होंगे उसको लेकर बहस होगी। लेकिन फिलहाल भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी वो आगे हैं, शुभेंदु अधिकारी पिछड़े हुए हैं, जी तो ये थोड़ी राहत की बात ममता बनर्जी के लिए आप कह सकते हैं। अब बिल्कुल, और सभी की निगाहें इस समय अगर पश्चिम बंगाल का जिक्र करें तो भवानीपुर सीट पर ज्यादा रहने वाली, काफी ज्यादा अगर इसको कहें हॉट सीट है और सभी की निगाहें टिकी रहने वाली। इस पर आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार सीधे आपको बताते चले कि कौन कहां से आगे चल रहा है। अगर असम का जिक्र करें तो बीजेपी 31 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और यहां पर आईएनसी की बात करें कांग्रेस की तो 13 और अदर्स के पास 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही, ये रुझान है। और अगर यहां पर जिक्र करें तमिलनाडु का तो डीएमके 40 पर और एडीएमके यहां पर भी आगे चल रही है। इसके साथ ही आपको बताते चले पुडुचेरी को तो बीजेपी 11, कांग्रेस 4 और अदर्स के पास 3 सीट। केरल में एलडीएफ 43, यूडीएफ 47, बीजेपी 1 और अदर्स 3। तो इस तरह से कुछ बढ़त बनाए हुए हैं। तमिलनाडु में डीएमके 51, एडीएमके 40, टीवी के 12, अदर्स के पास 3 है। ललित आपके पास आऊंगे और जिस तरह से देखें कि ये साफ तौर से कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव है आगे केंद्र की राजनीति पर साफ तौर से असर डालेंगे, लेकिन सभी की निगाहें अगर सबसे पहले बात करें इन 5 राज्यों पर से पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने पूरी दमखम, पूरी ताकत यहां पर लगाई है और टीएमसी ने भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। बिल्कुल, देखिए दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बहुत मेहनत की है। केरल से लेकर तमिलनाडु तक और तमिलनाडु से लेकर पुडुचेरी तक सभी जगह जो है जी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मेहनत की है।